नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? अच्छे हो ना? तो चलिए, कल हमने कुंवर नारायण जी का कवि परिचय पढ़ लिया था। आज हम उसका जो कविताएं हैं 2 लिखी हुई है, तो उसमें से जो पहली कविता है उसका नाम है यानी कविता के बहाने। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम थोड़ा कविता का जो परिचय है उसके बारे में जान लेते हैं। कविता के बारे में यानी इस कविता के अंदर कहा क्या गया है, उसके बाद में कविता को यानी विस्तार पूर्वक यानी अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं इसको। और देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कविता का परिचय है। इसमें देखिए, इस कविता में कविता की शक्ति पर प्रकाश डाला गया है। यानी कवि ने क्या कहा है कि जो कविता के अंदर जो शक्ति होती है, ठीक है, यानी इनके जो भी मैं बोलूँ काव्यांशों के अंदर या इनके जो शब्दों के अंदर जो शक्ति होती है उसके बारे में कवि ने है वो बताया है। ठीक है, अब कवि का कहना है कि कविता में चिड़िया की उड़ान, फूलों की उड़ान और बच्चों की क्रीड़ा, यानी इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है कि इसमें देखिए चिड़िया की उड़ान है, उसके बारे में कवि बताता है कि चिड़िया की उड़ान है वो कविता की उड़ान यानी इन दोनों को आपस में जोड़ता है। उसके बाद में देखिए कि फूलों की उड़ान यानी जो फूलों की उड़ान है, या उसके बाद में देखिए फूलों की मुस्कान यानी फूलों का खिलना, वो भी एक कविता की तरह है। उसके बाद में देखिए और बच्चों की क्रीड़ा यानी जो बच्चे खेलते हैं उनको भी कवि ने क्या है कविता के साथ में जोड़ा हुआ है। इन तीनों का समावेश है, यानी इन तीनों का हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। यानी अब कवि ने क्या किया है कि इस कविता में यानी इसके जीवन में जुड़े हुए कुछ यानी जो सवाल है वो उठाए हैं। और इसका जो मान लीजिए कि ये जो कविता है, कविता के बहाने, इसका जो काव्यांश है इसका संदर्भ क्या रहने वाला है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2, यानी यह जो है आरोह भाग 2 हमारी जो पाठ्यपुस्तक है उसमें संकलित कवि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता, ठीक है, कविता के बहाने से लिया गया है। यह कविता कुंवर नारायण जी के कविता संग्रह इन दिनों में मूल रूप से संकलित है। ठीक है, तो यह था एक छोटा सा परिचय कविता के बारे में। अब इसका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। तो ये आपको कॉपी में अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिए, बाकी मैंने तो सिर्फ आपको बताने के लिए ये 2-3 लाइनें हैं वो लिखिए। ठीक, हम विस्तार पूर्वक पहला काव्यांश हम आप पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट है वो कर लीजिएगा। देखिए प्यारे बच्चों, पहला जो काव्यांश है वो क्या है हमारा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यानी कवि कुंवर नारायण जी ने क्या कहा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ठीक है, देखिए इसका प्रश्न क्या है, प्रश्न पहले हम जान लेते हैं कि कवि ने कविता के अस्तित्व से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। प्रस्तुत कविता में कवि ने कविता की तुलना किससे की है, चिड़िया और फूलों से की है। ठीक है, यानी इससे जो पहला जो काव्यांश है इसके अंदर क्या है कि जो कवि है उसने कविता की जो तुलना है वो एक तो चिड़िया से की है और एक फूलों से की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चिड़िया से कैसे की है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या क्या है कि कवि कहता है कि कविता भी चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। यानी कवि कुंवर नारायण जी ने बताया है कि जो कविता होती है वो चिड़िया की तरह क्या करती है, उड़ान है वो बढ़ती है। लेकिन कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से अलग है। यानी जो कविता की उड़ान है वो चिड़िया की उड़ान से थोड़ी क्या है, अलग है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा है। यानी चिड़िया है वो एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकती है, ज़्यादा ऊपर तक वो नहीं उड़ सकती। जबकि कविता भाव की विचारों की उड़ान किसी भी सीमा यह बंधन से मुक्त है। यानी जो कविता है इसकी कोई सीमा नहीं है, यह एक अनंत सीमा है, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ऊपर तक उड़ सकती है। ठीक है, यह बंधन मुक्त है, इसका कोई बंधन है वो नहीं है, वह अनंत उड़ान है। ठीक है, वह अनंत उड़ान है। कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती हैं बल्कि बाहर के संसार को भी व्यक्त करती है। यानी ये जो कविताएं हैं वो एक ज़रूरी नहीं कि घर के भीतर जो होते हैं उन सभी के बारे में लिखी जाए, यानी ये पूरे संसार की ओर लिखी जाती है, पूरे संसार पर लिखी जाती है। वह कभी इस घर के बारे में तो कभी इस घर के बारे में लिखी जाती है तो कभी उस घर के बारे में। कविता किस प्रकार कल्पना के पंख लगाकर सब जगह यानी घूम जाती है। यानी कविता है उसके मान कल्पना करके उसको क्या है कहीं भी ले जाया जा सकता है, उसको पंख लगा के कहीं भी उड़ाया जा सकता है। ठीक है, ये कवि कुंवर नारायण जी कहते हैं यह उस बेचारी चिड़िया की समझ से परे है।
यानी ये जो बात है वो चिड़िया की समझ में कहाँ आने वाली है, उसको समझ में नहीं आएगी। यानी अर्थात यानी कवि ने एक स्पष्ट रूप में क्या कहा है कि अर्थात कवि प्रकृति यानी प्रकृति की एक सीमा होती है, ठीक है, वो उस सीमा के अंदर ही चिड़िया उड़ पाती है, लेकिन जो कविता जो होती है इसका क्षेत्र है वो क्या है, अनंत है। यानी ये इसका क्षेत्र वो बहुत बड़ा है, इसकी कोई भी सीमा है वो नहीं है। ये कवि हमें समझाने का प्रयास है वो करें, ठीक है। यानी इस काव्यांश में हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा। अगला काव्यांश के अंदर हम फूलों के बारे में जाने कि फूलों की यानी जो कविता की तुलना है वो फूलों से कैसे की गई है। काव्यांश क्या है अपना, यानी दूसरा काव्यांश है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी पहले काव्यांश के अंदर हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा कि चिड़िया जो कविता की तुलना है वो चिड़िया से की गई है, लेकिन अब दूसरे काव्यांश में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो कविता है उसकी तुलना फूलों के खिलने से की गई है, ठीक है। यानी प्रसंग देखिए, सबसे पहले इस काव्यांश का प्रसंग है वो हम जान लेते हैं कि इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना किससे की है, यानी फूलों से की है, ठीक है। यानी कवि ने इस कविता की तुलना वो फूलों से की है। यानी कवि कहता है कि कविता का खिलना, यानी कवि कहता है कि कविता का खिलना भी फूलों के खिलने के समान ही है। यानी जो कविता खिलती है उसका खिलना भी क्या है, फूलों के समान ही है। लेकिन कविता के खिलने और फूलों के खिलने में एक अंतर है। यानी अब कवि क्या कहता है कि लेकिन समान तो है, लेकिन इन दोनों में खिलने में एक अंतर भी है। वो अंतर क्या, देखिए, यानी फूल खिलने के बाद उसमें जीवन और तत्पश्चात, यानी जीवन और तत्पश्चात मुरझाकर समाप्त हो जाने की एक निश्चित अवधि होती है। अब कवि क्या कहता है कि जो फूल होते हैं उनकी एक सीमित अवधि होती है, वो उतने यानी एक बार खिल जाते हैं, खिलने के बाद में वो मुरझाकर क्या हो जाते हैं, यानी नीचे गिर जाते हैं, उनका जीवन है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन फूलों की जीवन अवधि सीमित होने के कारण वे निश्चित समय पर ही अपनी सुगंध फैला सकते हैं। यानी वो अपनी सुगंध है, अपनी खुशबू है, वो अपने निश्चित समय तक ही फैला सकते हैं। जबकि कविता एक बार विकसित, यानी कविता है वो एक बार विकसित होकर जीवन पाकर अमर हो जाती है। यानी जो फूल होते हैं उनका जो समय होता है वो निश्चित अंतराल में होता है, लेकिन जो कविता होती है वो क्या है, यानी एक बार जीवन पाकर क्या हो जाती है, ये अमर हो जाती है। लेकिन फूल मुरझाकर यानी उसका जीवन है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये कवि हमें बताना चाहता है, ठीक है। फूल तो बेचारा एक दिन गंध रहित हो ही जाता है। यानी जो फूल है वो क्या हो जाता है, एक दिन अपनी खुशबू को छोड़ देता है, या उसका जीवन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या वो फीका पड़ जाता है। लेकिन तो कविता बिना मुरझाई महकती रहती है। जो कविता है वो एक बार अगर खिल गई तो उसके बाद में वो बिना मुरझाए हुए यानी खिलती रहती है और वो अमर हो जाती है, ठीक है। यानी वो कभी भी मुरझाती नहीं है, ये कवि हमें बताना चाहता है, ठीक है। यानी हम दो काव्यांश देख लिए, जिसमें एक में एक कविता की तुलना है वो चिड़िया से की गई है, और दूसरे में कविता की तुलना है वो फूलों के खिलने से की गई है, ठीक है। अब तीसरे काव्यांश में हम पढ़ेंगे जो बच्चे की क्रीड़ा, यानी जो बच्चे खेलते हैं। अब कविता की तुलना बच्चों के क्रीड़ा से की गई है, उनके खेलने से है वो की गई है। तो चलिए देख लेते हैं तीसरा, और ये छोटी सी कविता है, पढ़ लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, तीसरा काव्यांश है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी अब कवि कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं प्रसंग के अंदर, देखिए इस काव्यांश में कवि ने कविता की तुलना बच्चों के खेलने से की है। यानी अब जो कवि है उन्होंने जो इस काव्यांश की तुलना या कविता की तुलना वो किससे की है, यानी बच्चों के खेलने से की है, तथा कविता का सुंदर वर्णन किया। इस कविता का सुंदर वर्णन किया अंतिम काव्यांश के अंदर बच्चों के खेलने से इसकी तुलना है वो की गई है, ठीक है। व्याख्या देखिए, जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन के लिए खेलते हैं, यानी जिस प्रकार बच्चे मनोरंजन के लिए खेलते हैं, खेलों के पीछे उनका कोई गंभीर उद्देश्य नहीं होता। यानी खेलने के लिए उसका कोई गंभीर उद्देश्य वो नहीं होता, सिर्फ वो मनोरंजन के लिए ही खेलते हैं। उसी प्रकार कविता रचना भी कवि एक क्रीड़ा है, लीला है। यानी जिस प्रकार बच्चे जो खेलते हैं उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, उसी प्रकार से कवि कहता है कि हम जो कविता लिखते हैं तो हमारे कविता लिखने के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता, हम सिर्फ किसके लिए लिखते हैं, मनोरंजन के लिए वो लिखते हैं, ठीक है। यानी जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हुए कभी घर जाते हैं, कभी बाहर भागते हैं, उनके मन में अपने पराये का भेद नहीं होता, वे खेल खेलने में सभी को अपना बना लेते हैं। उसी बच्चों के यानी उन्हीं बच्चों के अनुसार कवि कर्म भी एक खेल है, शब्दों का खेल। यानी कवि शब्दों के माध्यम से अपने मन के बाहरी संसार के अपनों के परायों के सबकी भावनाओं को समान मानकर व्यक्त करता है।
यानी कवि कुंवर नारायण जी क्या कहते हैं कि यानी हम जब कविताएं लिखते हैं तो हम भी एक खेल के अनुसार ही लिखते हैं, हमारा कोई मतलब गंभीर उद्देश्य वो इसके के पीछे नहीं होता, ठीक है। यानी बच्चे खेलते हैं, यानी बच्चे कोई खेल खेलते हैं, लेकिन हम क्या है, यानी हम हैं वो शब्दों के साथ खेलते हैं कविता के माध्यम से, ठीक है। ये कवि कुंवर नारायण जी इस कविता के माध्यम से हमें समझाया है। यानी 3 काव्यांशों के अंदर हमें बताया है। पहले में चिड़िया के बहाने यानी कविता की तुलना है वो चिड़िया से की है, दूसरे में कविता की तुलना है वो फूलों के खिलने से की है, तीसरे काव्यांश में कविता की तुलना है वो यानी बच्चों के खेलने से की है, ठीक है। ये था इनकी एक छोटी सी कविता। अगली जो कविता है वो है इनकी यानी बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, ठीक है। वो हम करेंगे, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके जो विशेष है वो मैं करवा दूँ। मेरे बच्चों, विशेष देख लीजिए विशेष देख लीजिए, उसके बाद में हमारी जो कविता है वो पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। फिर हम कल करेंगे यानी भाषा जो आपकी है ना, ये जो यानी बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, वो कविता हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए विशेष क्या है, यानी कविता की भाषा सरल साहित्य खड़ी बोली है, ठीक है। यानी खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है ये कविता, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रश्न शैली का प्रयोग करने से कविता रोचक हो गई है। यानी अब क्या है, यानी जो प्रश्नवाचक इसमें दिया गया था, यानी कविता क्या जाने, यानी बच्चे क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, ठीक है। यानी जो ऐसे प्रश्न किए गए थे, यानी प्रश्न शैली का प्रयोग करने से कविता क्या गई, बहुत ही रोचक हो गई, बहुत शानदार लगने लग गई, ठीक है। उसके बाद देखिए कवि ने अलंकारों का काफ़ी सुंदर प्रयोग किया है। सर देखिए ये फिर नाम आ गया। अरे बच्चों घबराओ मत, अलंकार हम करेंगे, ठीक है। बस अगली क्लास आपकी पहले अलंकार के लेके आऊँ, उसके बाद में बात सीधी थी पर भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, वो करवाऊँगा, ठीक है। पहले आपको अलंकार ही करवाऊँगा, चाहे एक पार्ट डाल दो, यानी ये 2-3 पार्टों में करवाऊँगा, लेकिन एक पार्ट जरूर डालूंगा ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि अनुप्रास अलंकार ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वो पहले मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए कवि की भाषा लयात्मक, काव्यात्मक तथा भावानुरूप है, ये आप ध्यान रखना। यानी जितने भी कविताएं होती है वो कवि है वो भावानुरूप ही लिखते हैं, और गाए यानी जो हम गाए भी सकते हैं उसी के तौर पे हम ये लिखते हैं, ठीक है। यानी काव्यात्मक यानी जो काव्य है उसके रूप में ही लिखी जाती है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। ये थी हमारी जो कविता, ठीक है। ये आप अच्छे से याद कर लेना। और साथ साथ में आपको एक और अच्छी बात ये बता देता हूँ कि जो रीट की जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, वो रीट परीक्षा हमारी आगे सरक गई है, यानी आगे बढ़ा दी गई उसकी डेट, यानी फरवरी के अंदर उसका एग्ज़ाम होगा, और इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे यानी 1 दिसंबर से इसके फॉर्म है 1 दिसंबर से फॉर्म है वो भरे जाएंगे, ठीक है। तो हम इसकी भी रीट की भी साथ साथ में तैयारी है वो करेंगे, ठीक है। जितना मेरे से होगा उतना मैं करवाऊँगा, बाकी आप अलग से भी थोड़ा थोड़ा देने वो करते रहना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।